बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 11 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। और बहुत दिनों के बाद हमारी बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस दौरान आपके ढेर सारे कमेंट्स मैंने रिसीव किए, मैंने रीड भी किए कि फैज़ान साहब की ईद लंबी हो गई, फैज़ान साहब कहाँ पर गायब हो गए। एक्चुअली मेरे लिए होम टाउन में मैंने ईद स्पेंड की, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी ड्राइव है। फिर 2 दिन तो यूँ कह लें कि ट्रैवलिंग में निकल गए, 3 दिन ईद के, तो इन दिनों हमारी बात नहीं हो सकी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कोई एक दिन भी मिस करने वाला नहीं था रूस और यूक्रेन जंग को लेकर, जिस जंग पर हम 3-3.5 साल से बात कर रहे हैं। तो ये जो दिन हमने बात नहीं की ईद की वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से, तो कोई भी दिन मिस करने वाला नहीं था। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले रिपोर्ट ना हुए हों। रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, यूक्रेन के खार्किव रीजन को, ओडेसा रीजन को, लवीव को, यानी कि तमाम के तमाम रीजन्स को, सिर्फ एक रीजन यूक्रेन का ऐसा है जिसको रशिया ने 3-3.5 साल की इस जंग के दौरान रशिया ने यूक्रेन के एक रीजन को टच भी नहीं किया। एक भी ड्रोन हमला उस रीजन के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुआ। और यही वजह है कि जो सारे के सारे यूक्रेनी हैं वो शेल्टर लेने के लिए या फिर महफूज मकाम अगर उन्हें कोई नज़र आ रहा है, तो वही रीजन है जिसको रशिया की जानिब से क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा है, इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा हमने कहाँ पर, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर बात हो रही थी कि यूक्रेन के रशिया के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए, एयर बेसिस को यूक्रेन ने टारगेट किया, पुलों को टारगेट किया, रशिया ने रिटेलिएट किया। और उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर आप अगर जाकर रीड कर लें लास्ट वीडियो का थंबनेल, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि रशिया के हमले जो हैं वो जारी हैं। और रशिया के हमले इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब भी रशिया के हमले जारी हैं। आज की डेट में रशिया ने खार्किव रीजन को टारगेट किया है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो कीव को टारगेट किया था, उससे पीछे चले जाएं तो खार्किव को फिर टारगेट किया था, ओडेसा को टारगेट किया था, लवीव को टारगेट किया था। यानी कि डेली बेसिस पर रशिया यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। अब रशिया का टारगेट क्या है? असलहे, गोले बारूद के ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। हलाकतें जो हैं डेली बेसिस पर 1-2 हलाकतें और 10-12 ज़ख्मी जो हैं वो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किया जाता है कि रशिया के हमलों में जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रशिया की टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं। और रशिया के मुताबिक रशिया जो है वो असलहे, गोले बारूद के ठिकानों को और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, एक रीजन मैं आपको बता दूं, ये रीजन है ज़करपातिया का रीजन। अच्छा, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि एडिटिंग नहीं होगी इस वीडियो के अंदर। ज़करपातिया में आपको समझा दूं कि ये हंगरी को बॉर्डर करता है, यानी कि वेस्ट साइड को ले लें यूक्रेन की, लवीव के नीचे ये ज़करपातिया का रीजन है जो कि हंगरी को बॉर्डर करता है। और हिस्टोरिकली ये हंगरी का ही हिस्सा हुआ करता था ज़करपातिया का रीजन। तो इसको रशिया ने अभी तक टारगेट नहीं किया। एक भी ड्रोन, इवन के नेटो टेरिटरी के अंदर चले गए ड्रोन्स, इवन के इन हमलों के दौरान भी नेटो टेरिटरी की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन रिपोर्ट हुई। इन्होंने अपने तैयारे दौड़ा दिए नेटो कंट्रीज़ ने। और ये कर क्या रहे हैं? स्टार्ट से ये अपने तैयारे दौड़ा देते हैं और फिर वापस उन तैयारों को बुला लेते हैं। यूक्रेन का सदर ये इंतज़ार करता रहता है कि जी इनका आर्टिकल 5 कब लागू होगा, लेकिन वो आर्टिकल 5 है कि लागू हो के नहीं दे रहा। तो यूक्रेन के सदर इस इंतजार में है, लेकिन यूक्रेनी जो हैं वो ज़करपातिया, रिपोर्ट के मुताबिक ज़करपातिया मुंतकिल होना लाखों की तादाद में यूक्रेनियों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ज़करपातिया जो है उसको रशिया टारगेट नहीं कर रहा। अब क्यों टारगेट नहीं कर रहा? हंगरी के साथ कोई, हंगरी की मैं आपको बता दूं कि हंगरी के ऑफिशियल्स ज़करपातिया का विजिट भी करते रहते हैं। और हंगरी के ऑफिशियल्स ने ये बयान भी दिया था कि अगर रशिया जो है वो ओडेसा तक आ गया, तो ओडेसा से आगे ही पड़ता है जो ज़करपातिया का रीजन है, तो अगर रशिया ओडेसा तक आ गया या फिर पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया कंट्रोल करने लगा, तो हंगरी के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा था कि हम ज़करपातिया को, जो कि हिस्टोरिकली हमारा है, तो वो हम यूक्रेन से ले लेंगे। खैर, यहाँ तक ये आपके जहनों में सवाल होगा कि क्या यहाँ तक बात आएगी, रशिया की जानिब से ओडेसा को कंट्रोल किया जाएगा? रशिया इतने बड़े बड़े जो हमले कर रहा है, तो इन हमलों का मकसद है क्या? क्या रशिया ओडेसा तक आएगा? क्या रशिया पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर लेगा? इन हमलों का इम्पैक्ट क्या होगा? क्या रशिया छोड़ दें पूरे यूक्रेन को, क्या खार्किव और सुमी को भी रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जा सकेगा? इन हमलों का क्या इम्पैक्ट है? इन हमलों का क्या मकसद है?
रशिया यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए ये हमले तो ज़रूरी नहीं है कि आप सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं वो फायर करते रहें, कुछ जाकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरें। अगर जाहिर है कि पूरे के पूरे असलहे गोले बारूद के ठिकानों पर जाकर गिरते तो यूक्रेन के पास तो एक गोली भी ना बचती। जिस लेवल के रशिया के हमले हैं, या फिर उस तरह का हमला जिस तरह के यूक्रेन ने रशिया की एयर बेसिस को टारगेट किया, तो क्या रशिया ने यूक्रेन की F-16 की फ्लीट को उड़ा दिया? ऐसा नहीं है। ये हमले जो हैं वो रशिया के, यूं कह लें कि एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, या फिर यूक्रेन को प्रेशराइज करने के लिए, या फिर बातचीत की टेबल पर बिठाकर यूक्रेन को अपनी कंडीशंस पर जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करवाने के लिए ये हमले जो हैं वो रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स को ये रशिया की जानिब से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और अपनी ये पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो 21 साल तक इस तरह के हमले कर सकते हैं, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो? अब यूक्रेन के सदर का मैं आपको रिएक्शन बता दूं। यूक्रेन के सदर का जो रीसेंट बयान है, यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन रशिया की कंडीशंस पर नहीं। बल्कि यूक्रेन का सदर, आपको मालूम है कि इसकी अपनी एक कंडीशंस हैं, अपना एक पीस फार्मूला है। और यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि जी मीडिएटर अच्छा नहीं है, मीडिएटर जो है वो बारोब किस्म का होना चाहिए, तो ये जंग जो है वो कल भी बंद हो सकती है। अब इसको एक बारोब मीडिएटर की ज़रूरत है। इसको मैं आपको याद करवा दूं, आजकल तो तुर्किया मीडिएट कर रहा है, यानी कि वो मीडिएटर भी बारोब नहीं है, अमेरिका भी बारोब नहीं है, चाइना भी आया, उसकी मीडिएशन को भी इसने मुस्तरद कर दिया, वो भी बारोब नहीं है, भारत, ब्राज़ील समेत साउथ अफ्रीका भी आया। तो अब ये बारोब से क्या मुराद है, या फिर किस तरह का इन्हें मीडिएटर चाहिए जो कि रशिया को डरा धमका कर बातचीत की टेबल पर बिठा दे, तो वो तो यूक्रेन के सदर को ही मालूम होगा। मैं आपको बता दूं, ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो बारोब अंदाज से बैठकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी टोन को तब्दील करे और बातचीत की टेबल पर बैठे, तो फिर रशिया जो है वो इनकी कंडीशंस पर, यूक्रेन की कंडीशंस पर ये जंग रशिया तब बंद कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो आजकल हालत है, चाहे LA को ले लें, लॉस एंजलिस को, या फिर इलॉन मस्क के साथ फड्डे को ले लें। इलॉन मस्क ने तो आज मैं आपको बता दूं कि माफ़ी मांग ली। जाहिर है कि इलॉन मस्क जो है, जो इतना रिच है, इतना पैसा है उसके पास, लेकिन पैसा पावर नहीं है, कुर्सी पावर है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास कुर्सी है, और इलॉन मस्क जिसने आज माफ़ी मांग ली डोनाल्ड ट्रंप से, वो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, क्योंकि जो इलॉन मस्क है उसकी स्पेस एक्स को ले लें या फिर उसके टेस्ला को ले लें, एक गवर्नमेंट के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है, गवर्नमेंट की सब्सिडी के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है। और इलॉन मस्क ने मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक है तो पागल मिजाज सा आदमी है, और इसने ऑनलाइन डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले गया था, लेकिन आज इसने माफ़ी मांग ली है। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की टोन रही इलॉन मस्क को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि इसको माफ़ भी कर देगा, और ये मामला यहीं पर जो है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो LA के अंदर, जो कैलिफोर्निया के अंदर और अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जिस तरह के मनाजिर हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी। लेकिन अगर ये सख्ती इलीगल माइग्रेंट्स तक रहती तब तो ठीक था, लेकिन इसमें सारे रगड़े जा रहे हैं। इवन के ये स्किन देखकर, उनकी आंखें देखकर, उनकी जो रेस है वो देखकर, इसकी पुलिस की जानिब से, इसकी फोर्सेस की जानिब से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इवन के आप कह लें कि ये जो नस्ली बुनियादों पर ये जो मैक्सिकन हैं उनके साथ साथ बहुत सौ को रगड़ रहे हैं, हालांकि उनके पास चाहे कागजात भी हों, वो लीगल भी हों, लेकिन इन्होंने इलीगल कहकर सारों के ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। तो ये मामला तो इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, यहाँ LA के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जी रशिया के हमले इतने ज़्यादा हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है रशिया की जानिब से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखें यूक्रेन ने पंगा लिया, अब यूक्रेन भुगत रहा है। मैंने तो आपको बता दिया था कि जो रशिया है वो बहुत बड़े बड़े हमले करेगा यूक्रेन पर। अच्छा, रशिया एक और मकसद मैं आपको बता दूं कि रशिया जो है वो बफर जोन बनाना चाह रहा है, यानी कि यूक्रेन के अंदर ना सिर्फ ये हमले जारी हैं बल्कि पेश कदमी भी जारी है। लेकिन जितना हम इस जंग को समझते हैं, तो एक एक टाउन को कंट्रोल करने के लिए 8-8 महीनों की जंग और आगे से 8-8 महीनों की जो रेजिस्टेंस है वो यूक्रेन की जानिब से सामने आती है। तो इतना आसान नहीं है
कि बफर जोन बनाया जाए या फिर एक आधे रीजन को तेज़ी के साथ रशिया कंट्रोल कर ले, तो माजी में तो इसकी मिसाल हमें नहीं मिली। बहरहाल ये हमले रशिया के तब तक जारी रहेंगे जब तक यूक्रेन बातचीत के टेबल पर रशिया की कंडीशंस पर नहीं बैठ जाता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार अगर यूक्रेन करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा पूछा कि जी सैंक्शंस तो आयद कर दें, आपने यूक्रेन से वादा किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, सैंक्शंस आयद करने की अभी नौबत नहीं आई। यानी कि अंदर खाने डोनाल्ड ट्रंप भी ये इंतज़ार कर रहे थे कि यूक्रेन जो है वो कह दे कि हाँ ये जंग बंद कर दो, लेकिन यूक्रेन डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अपने यूरोपियन इत्तेहादियों से भी आस लगाए बैठा है कि ये मैदान में आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इनके तैयारे उड़ते हैं, चाहे रोमेनिया हो या फिर पोलैंड वगैरह हो, इवन के फिनलैंड के आज तैयारे उड़े कि तुमने हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की है, तो और तैयारे उड़े और वापस आ गए। तो इनकी तो यहीं तक इस जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, असलहे गोले बारूद को लेकर या फिर चोरी छुपे जो बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट है उस पर तो सर्गे लैवरॉव भी बोल चुके कि बरतानिया जिस तरह की हरकतें कर रहा है, अगर बरतानिया ये समझ रहा है कि हम उसको छोड़ देंगे तो ये बरतानिया की गलत फहमी है। ये रशिया की जानिब से सर्गे लैवरॉव की जानिब से बयान सामने आया, लेकिन रशिया इस जंग को इस लेवल से आगे ले जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन कि ये इतने सारे जो मैंने हमले आपको बताए तो ये इस्कैंडर तक तो गए हैं, लेकिन ओरेशनिक भी रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया। अब इन हमलों का क्या असर होगा? डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, यानी कि वो अपने फड्डों में इन्वॉल्व है और रशिया पर सैंक्शंस भी आयद नहीं कर रहा, और यूरोपियन कंट्रीज़ का जिस तरह का रद्द-ए-अमल है कि तैयारे उड़ाते हैं वापस बुला लेते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या यूक्रेन के सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और वो बातचीत के टेबल पर बैठ जाएगा? यूक्रेन के भी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं रशिया के ऊपर, इक्का दुक्का हमले। जाहिर है कि रशिया के हमलों के लेवल के हमले तो नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन का आपको मालूम है कि प्लानिंग के साथ हमला करता है यूक्रेन, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जाता है यूक्रेन की जानिब से, जिस तरह में से माजी में मिसालें मौजूद हैं। तो यूक्रेन की जानिब से अभी भी बॉर्डरिंग रीजन्स पर तो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रशिया के लेवल के हमले यूक्रेन की जानिब से नहीं किए जा रहे, बल्कि यूक्रेन का सदर ये चाहता है कि कोई पावरफुल मीडिएटर आए और इस जंग को एज सून एज पॉसिबल बंद करवाए। और रशिया हमले कब तक जारी रखेगा? क्या अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करेगा रशिया? क्या यूक्रेन के किसी रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या इसी तरह से रशिया की जंग जो है वो 21-22 साल तक लड़ने की प्लानिंग रशिया की जानिब से की जा चुकी है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, मैं वापस आ चुका हूँ और मामलात जो हैं वो जो भी बाकी रह जाने वाली ख़बरें हैं, अगर इम्पॉर्टेंट मेरे से इस वीडियो के अंदर कोई ख़बरें मिस हुई तो मैं साथ साथ आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और मामलात पर जो है वो नज़र रखेंगे। ना सिर्फ यहाँ रशिया, यूक्रेन, यूरोप, बल्कि मशरिक़ वुस्ता को लेकर, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को लेकर, जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है उसको लेकर भी बात करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।